आप सबका स्वागत है बैक की साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 16 और 17 जून का। और हम इधर जो भी करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं वो माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आपको ये नीचे दिख भी रहा होगा, हम इस तरह के कुछ कंटेंट पढ़ने वाले हैं। तो पहले न्यूज़ में पढ़ते हैं। पहला न्यूज़ आ रहा है, नीति आयोग ने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए अंडर एम। एम मतलब हुआ हमारा अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग ने 2016 में लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि इंडिया को जो है बढ़ावा देने का काम करेगा ये अटल इनोवेशन मिशन। तो ये अटल इनोवेशन के मिशन के अंदर के 2 स्टेप्स लिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहला जो स्टेप लिया गया है एम ICD के, मतलब कि जो अटल इनोवेशन मिशन है इन्होंने पार्टनर किया है इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ। और ये दोनों पार्टनर के क्या करने वाले हैं, एक वाटर चैलेंज 4.0 लॉन्च किए हैं, जिसका काम होगा कि जो भी वाटर रिलेटेड चैलेंज है उसको सॉल्व किया जाएगा थ्रू इनोवेशन। और इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स या डिफरेंट कंपनीज आएगी, वो अपना जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी इनका सॉल्यूशन है, कैसे वाटर रिलेटेड चैलेंज को ठीक कर सकते हैं, तो वो देने का काम करेगी। और ये जो काम करेगी वो 5S में काम करेगी मेनली। ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पहला स्किल्स, स्केल, स्कोप, सस्टेनेबिलिटी और स्पीड। ये सब में जो है ये चैलेंज जो दिया गया है। इसमें आपको जो दूसरा जो इन्होंने जो स्टेप उठाया वो है 5th एडिशन ऑफ इनोवेशन फॉर यू निकाला है, जिसका एम रहेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करना जो भी एंटरप्राइज है हमारे इंडिया में उनको। तो ये था हमारा नीति आयोग का पहला न्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा कि ये आएगा नेशनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इन्होंने मैंडेट कर दिया जो भी इंश्योरेंस कंपनी को है कि उनको ऑफर करना पड़ेगा पॉलिसी लोन फैसिलिटी। मतलब कि अगर किसी कोई बंदे ने कोई पॉलिसी लेके रखी हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी हो, तो उसके बेसिस पे भी वो लोन ले सकता है, ऐसा कुछ बोला गया है IRDAI ने। और ये बोला गया कि ये सारे जो भी सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये सब में लागू होगा, लेकिन एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसा इसमें लागू नहीं होगा, उसका नाम है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब हम ये समझते हैं कि ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है क्या। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको मिलेगा कि ये ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस तो होता ही है, उसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट पे आउट भी होता है। मतलब आप इंश्योरेंस कर रहे हो, उसके साथ क्यों उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी मिलता रहता है, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको पे आउट भी निकाल सकते हो, तो उसी को बोला जाता है ULIP। तो इसमें जो ये जो अभी जो भी ये बोला जा रहा है IRDA के बारे IRDA ने, तो वो जो है चालू हो जाएगा 30 सितंबर 2024 से बाद। इसके बाद आपको ये जो है रूल जो है दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है कि जो भी नॉन लिंक्ड सेविंग प्रोडक्ट है उनको ही जो ये पॉलिसी लोन ऑफर हो सकता है, पॉलिसी लोन यही उठा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, लिंक सेविंग प्रोडक्ट वाले नहीं उठा सकते? नहीं उठा सकते। तो हम पहले ये समझते हैं कि नॉन लिंक सेविंग प्रोडक्ट्स क्या होता है और लिंक सेविंग प्रोडक्ट क्या होता है। नॉन लिंक सेविंग प्रोडक्ट्स वो सेविंग प्रोडक्ट्स होता है जो कि एक कुछ मैच्योरिटी टाइप रहती है, उस मैच्योरिटी के बाद ही वो पैसा निकाल सकता है। लेकिन जो लिंक सेविंग प्रोडक्ट होता है वो जो है कुछ जो पैसा वो निकाल के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो इसलिए ये जो है जो लिंक सेविंग प्रोडक्ट्स है उसमें लागू नहीं किया, ये जो नॉन लिंक सेविंग प्रोडक्ट है उधर ही लागू किया गया है। इसके साथ ही बोला गया है कि एक दूसरा भी एलिजिबल क्राइटेरिया रखा गया कि जो भी एन्यूटी प्रोडक्ट्स है जो रिटर्न ऑफ प्राइस परचेज प्राइस ऑप्शन के साथ आता है उसी को जो ऑफर किया गया है ये पॉलिसी लोन। तो ये हम समझ लेते हैं अब ये चीज़ क्या है। तो ये चीज़ ऐसी रहती है कि जो भी सब्सक्राइबर है उसको कुछ ना कुछ मंथली सम में पैसा रिसीव होता रहता है अंडर दिस ASP। तो ASP के अंतर्गत कुछ मंथली पैसा जो है वो जो भी पर्सन है उसको मिलता रहता है। तो वो इस जो ये पॉलिसी लोन फैसिलिटी है इसके अंतर्गत ये लागू होता है, तो इनको ये जो लोन फैसिलिटी है ये मिल जाएगा। इसके बाद IRDAI ने कुछ इंट्रोड्यूस भी किया, वो क्या है, एक कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट जो कि सिंप्लीफाई करेगा जो भी बायर है उनको उनका जो भी पॉलिसी डिटेल है उसके बारे में बताएगा। वो मतलब आपको पता होगी पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी हुई होती है इंश्योरेंस पॉलिसीज में, तो उसको जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में बताने का काम करेगा, ऐसा कुछ बताया है IRDA ने। और वो करेगा बाय यूजिंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट्स के थ्रू, क्योंकि जो भी कंपनी होगी अब इनको कस्टमर इंश्योरेंस सीट जो है देना अनिवार्य कर दिया है इंश्योरेंस और रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आया हमारा, अब आएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2 चीज़ें लॉन्च की है, उसमें से पहली जो लॉन्च की है वो है महाडॉक स्कीम। महाडॉक स्कीम जो इसको डिज़ाइन किया गया है फाइनेंशियल सॉल्यूशन देने के लिए जो भी डॉक्टर्स हैं। अब ये बैंक है, बैंक के इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द लोन। तो ये यही काम कर रही है कि ये लोन देने का काम कर रही है 25 करोड़ तक जो भी डॉक्टर्स हैं उनको। और ये जो लोन का रीपेमेंट है इन्होंने बोला है कुछ 12 साल तक ये रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है डिपॉजिट अकाउंट फॉर NRI होते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल। तो ये जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है ये इनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया कि ये जो NRI है ये बैंकिंग ईजियर हो पाए और ये रिलायबल हो पाए। और ये किस किस के लिए लॉन्च किया गया है वो आप देख लेते हैं। वो मिलेगा आपको
नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, इसका मतलब वो NRI जो कि अपना पैसा मैनेज करते हैं इंडियन रुपीज़ में, वो आते हैं। इसके बाद आता है नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट, और ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि विद इन इंडिया रहते हैं, जो कि अपना इनकम मैनेज करते हैं बाय रेंट, डिविडेंड या पेंशन के फॉर्म में। तो इनको बोला, इनका जो अकाउंट्स होता है उनको बोला जाता है NRO अकाउंट। इसके बाद आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट। इसमें जो है इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी NRI होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में। तो ये जो भी फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं वो उनको ये अकाउंट खोलना पड़ता है। इसका रहता है रेजिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जो भी रिटर्निंग टू इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट, जो NRI जो इंडिया में वापस आ चुके होते हैं और वो परमानेंट सेटलमेंट जो इंडिया में चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए ये कुछ अकाउंट बनाए जाते हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको पूरा का पूरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पूरा समझ आ गया को, जो भी इनका स्कीम है या तो जो भी ये NRI डिपॉजिट के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो 2 न्यूज़ है वो हमारा एक साथ ही कवर हो जाता है। पिछले बार भी मैं आपको 2 न्यूज़ आपको एक बार में बताया था, ये भी जो है 2 न्यूज़ आपको मैंने एक ही बार में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ हमारे वन लाइनर्स है, वो वन लाइनर्स है लेकिन मैंने आपको टेबलर फॉर्म में दिया है जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो पहला जो आ रहा है वो डिफेंस की तरफ से आ रहा है कि ये जो है एक 8th एडिशन था जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024 का, और इसमें जो है भाग ले रही है, जैसे कि पता लग रहा है कि जापान है और मरीन टाइम है। इसका मतलब क्या होगा कि इंडियन नेवी के साथ पार्टनर करेगा जो जापान की नेवी होगी। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जापान की नेवी का नाम याद नहीं होना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी ने कराया है, और ये कराया कहाँ पे, ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ये जापान। और ये जो कराया जाएगा 2 फेजेस में कराया जाएगा, एक होगा हार्बर फेज, एक होगा सी फेज। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि दूसरा जो फेज होगा वो सी में होगा और पहला जो फेज होगा वो हार्बर में होगा। और इसके बाद जो इसमें जो पार्ट लेगा हमारे इंडिया से वो करेगा INS शिवालिक। आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा जो INS जो है भाग ले रहा है इंडिया से। इसके बाद एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है कंथर ब्रांड जेड वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल रिपोर्ट 2024 का, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि इंडिया की तरफ से टोटल 4 कंपनीज ऐसी है जो कि ये टॉप मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में आते हैं। वो है TCS, HDFC, एयरटेल एंड इन्फोसिस। पर हमें इसका रैंक पता लगाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है। अगर आप फर्स्ट नंबर में देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से ये आता है एप्पल, उसके बाद आता है गूगल, उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया की रैंक्स। इंडिया की रैंक जो है TCS, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, टाटा कम्युनिकेशन सिस्टम सर्विसेज सॉरी, तो उनका जो रैंक आता है वो 46 है। और इससे पहले जो 2023 में जो इनका रैंक आया था वो आया था 42। कभी कभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर रैंक भी पूछ लेते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। इसका आता है जो 47 रैंक है वो HDFC है, जिनका पहली बार पिछले साल जो रैंक था वो 56 था। इसके बाद एयरटेल की जो रैंकिंग मिलेगी आपको 73 और इन्फोसिस को रैंकिंग मिलेगी आपको 74। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वही मैं बता रहा हूँ, और इसमें जो भी अपॉइंटमेंट्स है वो मोस्टली आपको मंथली में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक बार में याद कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप यहाँ से उसको याद कर लो बार बार, क्योंकि आपको फिर उसमें मंथली में लोड कम आएगा। तो पहले हम न्यूज़ में पढ़ते हैं। पहला हमारा आ रहा है CM ऑफ आंध्र प्रदेश बनाया गया है इस बार नायडू जी को। तो इसमें जो है नायडू जी ने भगा दिया है रेड्डी को। आपको ये कैसे याद रखना है कि रेड्डी जी को रेडी करके उनके सीट से आंध्र प्रदेश से भगा दिया है नायडू ने। और इसमें जो डिप्यूटी चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश के नए डिप्यूटी जो CM बने हैं वो बने हैं कल्याण जी, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा हम और CMs पढ़ते हैं, आपको मिल जाएगी 15 CM ऑफ उड़ीसा जो है ये चेंज कर दिए गए हैं। क्या क्या, मोहन चरण मांझी जी ने क्या क्या फटकार लगा के नवीन पटनायक को बाहर कर दिया। क्या क्या फटकार लगा के नवीन पटनायक को बाहर कर दिया, जो कि टोटल 24 साल से रूल कर रहे थे उड़ीसा में। इनको जो है इनका जो है सीट है इनको भगा दिया गया, और ये जो बन चुके हैं ये पहले BJP CM ऑफ उड़ीसा इसके बाद बन गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के भी CM की न्यूज़ आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में ये तीसरी बार CM बने हैं, आप इनका नाम देख सकते हो, पेमा खांडू। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट का जो CM चेंज हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ हर्ष प्रति सिंघानिया, इनको जो है पहला वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इनको जो है पहला चेयरपर्सन बनाया गया है। इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये जो है आपको याद रखना है कि ये कॉमर्स के जो है पति है। ये याद रखना है आपको, कॉमर्स के ये पति है। तो ये कहाँ के कॉमर्स के पति बने हैं, ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पति बने हैं। इसके बाद आता है ज्योति जो है एज अ DG ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बने हैं। इसको आपको कैसे याद रखना है। अब
देख लिए इंडस्ट्री है, इसका मतलब क्या कि जब भी कभी कोई मशीनरी आती है तो हमें उससे पहले पूजा करनी पड़ती है, मतलब कि ज्योति करनी पड़ती है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडस्ट्री में ज्योति याद रखना है। तो ज्योति कर किया हमने, और ज्योति करके क्या किया हमने कि पाठक को भगा दिया। पाठक को बोला तुम पाठ पढ़ो, तुम यहाँ से निकलो, पाठ मत पढ़ो, तुम यहाँ से निकलो। तो हमने पाठक को ऐसा बोला कि जो सेलेस पाठक है तुम पाठ मत पढ़ो, तुम यहाँ से निकलो। किसने बोला? ज्योति ने बोला, क्योंकि ज्योति करना जरूरी है जब भी कभी नया इंडस्ट्री खोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको ये नाम बहुत फेमस नाम है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान आ रहा होगा, ये है अजीत डोवाल जी। अजीत डोवाल जी को जो है वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लिए, और इनकी जो टेन्योर है वो मई 2014 से अब तक चल रही है, और इसको और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम है, और इनका जो है इनको भी जो है वापस से रीअपॉइंट कर दिया है, और ये 2019 से सितंबर 2019 से ही एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम कर रहे हैं। लेकिन अभी इनका जो टेन्योर खत्म हो गया था, इनको और ज़्यादा एक्सटेंशन मिल गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा कुछ अवार्ड्स ये आ रहा है एशियन बैंकर की तरफ से, जिसमें बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी अवार्ड दिया गया है एशिया पैसिफिक में। ये आपको ध्यान रखना है, ये दिया गया है एशिया पैसिफिक में, और ये दिया गया है हमारे सेबी को। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये सेबी को दिया गया है, और ये सेबी में जो कमलेश चंद्र जी है ये लेने गए थे ये अवार्ड, कहाँ? हांगकांग में, जो कि हो रहा था एशियन बैंकर समिट वहाँ पे। और ये जो समिट था इसका जो थीम था वो भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, वो है ब्रिजिंग इनोवेशन एंड रेजिलेंस इन फाइनेंस। ये आपको थीम भी याद रखना है। नेक्स्ट हम कुछ 2 बुक्स पढ़ लेते हैं। एक बुक है आई हैव द स्टेट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। ये जो है स्टोरी जो लिखी गई है रविंदर अश्विन के द्वारा लिखी गई है, और रविंदर अश्विन जी ही जो है इसके ऑथर है, और ये बुक जो है पब्लिश की गई है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। मैं आपको बोलूँगा ये आप इवन पढ़ लो एक बार, लेकिन ये स्किप भी करने लायक चीज़ है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन नहीं पूछा था कि कौन जो है पब्लिश करता है। पर आप थोड़ा ध्यान रख लो कि ये जो है पब्लिश की गई है भाई पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया में। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो आ रहा है कि एक बुक रिलीज की गई है बाय सीएम ऑफ केरला, और इस बुक का नाम है विश्वपुरम। विश्वपुरम जो है ये एक तरह का ऑटोबायोग्राफी है मुसलेयर का, एपी मुसलेयर का ये जो है एज अ ऑटोबायोग्राफी है, और इसको जो पब्लिश किया गया है वो किया गया है फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ वन लाइनर्स जो कि मैंने आपको टेबलर फॉर्म में दे दिए हैं, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाला है 2024 का, जिसके अंतर्गत ये बोला है कि इंडिया की जो रैंक है इस बार 146 कंट्री में वो मिलेगी आपको 129 रैंक, जो कि बहुत खराब है, क्योंकि हमारे इधर जो इंडिया में जो जेंडर गैप है एज पर दिस रिपोर्ट वो 64% है, जिसकी वजह से इंडिया को इतनी खराब रैंक मिली है। ये रैंक को मेजर किया जाता है बाय इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देख के, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटैचमेंट देख के, हेल्थ एंड सर्वेलेंस, और फिर पॉलिटिकल एनाउंसमेंट देख के। और इसमें इंडिया की जो पिछली बार रैंक थी वो 127 थी, और ये जो है रैंक 2 गिर के 129 हो गई है। और इसमें हम देखते हैं कि पहले रैंक में कौन आता है जो कि सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, वो आपको मिलेगा आइसलैंड। मोस्टली आपको जो है नॉर्वे, आइसलैंड ऐसे वाले कंट्री से मिलती है ऐसे वाले इंडेक्स में रैंकिंग में। तो ये जो 8वां रैंकिंग आया था ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, इसमें जो टॉप किया वो किया आइसलैंड ने, सेकंड नंबर पे फिनलैंड आता है, और तीसरे नंबर पे नॉर्वे आता है। आपको ये याद रखना है अच्छे से ये टेबल के थ्रू। और इंडिया की रैंक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इंडिया की रैंक है 129। नेक्स्ट, आर्मी ने जो है फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजीनियस जो नागेश्वरा 1 है ये रिलीज कर दिया है। ये फर्स्ट बैच ऑफ नागेश्वरा जो है इसको बोला जाता है फर्स्ट इंडिजीनियस लोटरिंग म्यूटेशन भी। ये जो है एक तरह का सुसाइड ड्रोन है, जिसका काम होता है जो भी एनिमी है उसकी जो लोकेशन वहाँ पे जाना और खुद ही खुद डिस्ट्रॉय हो जाना। तो ये जो है डेवलप किया गया है बाई इकोनॉमिक एक्सप्लोजन लिमिटेड जो कि नागपुर में है, और जेड ओशन ऑटोमेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो कि बेंगलोर में है। और जैसे कि इधर हम बोल रहे हैं कि इंडिजीनियस, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो भी सामान यूज़ किया हुआ है 100% इंडिजीनियस है। इस पर जो बोला गया है कि इसमें 75% तक इंडिजीनियस कंटेंट जो है यूज़ किया गया है। और इसका काम क्या होगा, ये जो है नागेश्वरा 1 ये जो है वॉरहेड कैरी कर सकता है, जिसको बोला जाता है कमी गाज। ऐसा नाम सुनने में लग रहा है जैसे कि गोकू कामे हमें हाथ छोड़। तो ये जो है एक तरह का एक्सप्लोडिंग ड्रोन है, और इसका काम होगा कोई भी थ्रेड को न्यूट्रलाइज करना जो भी 2 मीटर के अंदर हो। मतलब कि 2 मीटर के अंदर जो भी
थ्रेड रहेगा, जो भी जीपीएस एनेबल पीसीएम के साथ यूज़ होगा ये ड्रोन, तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा ये नागिस-13-1। और ये जो है कैरी कर सकता है वॉरहेड, जैसे मैंने आपको बताया, ये वॉरहेड कैरी कर सकता है 1 केजी तक, और इसकी जो रेंज होगी वो कुछ 15 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। मतलब कि जो ड्रोन चलाने वाला पायलट है और जो ड्रोन है वो 15 किलोमीटर तक जा सकता है। और इसके साथ बोला गया कि अब फ्यूचर में जो अपग्रेड वर्जन आएगा, इसमें बोला गया कि ये 2.2 केजी तक वॉर उठा पाएगा और ये जो है 30 किलोमीटर तक जा पाएगा। इसके साथ ही कुछ इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि इस ड्रोन को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। वो रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? इनमें एक फैसिलिटी रखी गई, इसको बोला गया है गो एंड मेड टू लैंड सॉफ्टली। और ये गो एंड मेड टू लैंड सॉफ्टली का मतलब इसमें ये किया जाएगा कि जो भी ड्रोन होगा, अगर मान लीजिए किसी कारण की वजह से मिशन को जो है अबॉर्ट करना पड़ा या तो टारगेट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये ड्रोन जो है खुद ही खुद जो है पैराशूट के साथ जो है पैराशूट, मतलब उसके साथ पैराशूट भी रहेगा, जिसकी वजह से वो खुद ही खुद जो है अपने आप लैंड कर सके, विदाउट खुद ही खुद लैंड हो सके। और वो जो है, जैसे कि इसका नाम क्या है, सेल्फ सुसाइड ड्रोन, तो ये सेल्फ सुसाइड ड्रोन जो है वो सुसाइड ना हो पाए और वो ड्रोन जो है बच जाए, तो इसी के लिए इसमें जो है बैक एंड लैंड टू सॉफ्ट लैंडिंग भी रखी गई है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ के ऊपर। इंडिया जो है होस्ट करने वाला है 14 एडिशन ऑफ, क्या है ये, हमारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब आपको इधर फुल फॉर्म दिख रहा होगा, ये थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो है फ्रांस में इसको कुछ और बोला जाता है। ये जो है इंडियन नेम है, ये इंग्लिश का नेम है, जिसके हिसाब से थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है फ्रांस का नेम है, जिसकी वजह से ये IFH हॉकी जो है बोला जाता है। और ये जो है हो रहा है मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में, जो कि प्लेड किया जाएगा दिसंबर 2025 में। और ये जो है इंडिया होस्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ये जो है फर्स्ट एवर हॉकी का मैच है जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे टोटल 24 टीम्स। और इंडिया ने अब तक ये टूर्नामेंट 4 बार जीत चुका है सिंस 2013। और इससे पहले आपको ध्यान रखना कि इससे पहले भी कहाँ पे हुआ था, इससे पहले जो हुआ था मलेशिया में ये टूर्नामेंट्स हुई थी। और ये जो है हर बार 2 साल के अंदर ये टूर्नामेंट होती है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 16 और 17 जून का। इसके साथ ही अगर आपको मेरा इसका टेलीग्राम ग्रुप, इसका साथ अगर आपको मेरा PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी वीकली और मंथली PDF ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको डाउनलोड करना हो। और अगर आपको मेरा और कोई वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यही मिलूंगा। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।